यार फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, 2 या 3 ही सेक्टर बचे हैं. So yes, it is very worrying per se, Ajay. अक्रॉस द बोर्ड Yeah. अर्निंग्स कट हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप क्लियरली कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा तब बनता है जब मार्केट. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मित्र मिस्टर प्रतीक पारेख यहाँ हैं. ट्रेडिशनली गुजरात के हैं, लेकिन पले बड़े चेन्नई में हैं, राइट? Yes, Ajay. बहुत यूनिक इनका बैकग्राउंड है. चेन्नई में पढ़े हैं और आईआईटी मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है बायोटेक में. 2010 में पास आउट हुए. उसके बाद जेपी मॉर्गन में काम किया और आज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में ये एनालिस्ट हैं पिछले 12 साल से, और स्ट्रैटेजी करते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, और मार्केट साइकिल्स की जो एनालिसिस प्रतीक ने की है बहुत कम लोगों ने की है. तो करीब 2 साल से मैं इनसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, और अभी जिस साइकिल में बाजार आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स कट हो रही हैं, बाजार गिर रहा है, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, तो मैंने प्रतीक से कहा कि आप आइए ऑफिस, कुछ बात करेंगे, कुछ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे. प्रतीक धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग. तो पहले आपका एक फेवरेट टॉपिक है मार्केट साइकिल्स. Yes. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि टॉप डाउन से शुरू करेंगे ठीक है. कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है, फिर मिड टर्म में क्या हुआ है, और फिर अभी जो चीजें हो रही हैं उस पर डेप्थ में जाएंगे. ठीक है. ठीक है. सो पहले शुरू करते हैं कि आपकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जहां आपने एक बहुत अच्छी एनालिसिस करी थी कि 2000 का जो बुल मार्केट था और पोस्ट कोविड 2019-20 से 2024 का जो बुल मार्केट है, इन दोनों में बहुत फर्क है. Yes. क्या फर्क है? या थैंक्स अजय, मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. सो मार्केट्स की हमेशा साइकिल्स होती है और हर साइकिल ऊपर या नीचे अलग अलग होती है. मतलब कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं हर साइकिल में. जैसे मार्केट्स ऊपर जाती है तो हर साइकिल में वैल्यूएशंस भी जनरली ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं. अनसिमिलरली जब नीचे आती है तो वैल्यूएशंस भी क्रैक होते हैं. बट फिर भी अंडरलाइन देयर आर काफी डिफरेंसेस होते हैं. सो अगर आप इंडिया की मार्केट्स की हिस्ट्री करेंगे तो उसको हम 4 फेजेस में साइकिल में बोल सकते हैं. ओके. 2002 से 2007 जो इंडिया का सबसे बड़ा बुल रन था, जहां पे निफ्टी 5 साल में 6 गुना हुआ था. या सो आई रिमेंबर, वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट. फिर 2007 से 2013 जो इक्वली बेयर मार्केट था, जहां 6 साल के लिए निफ्टी फ्लैट था. करेक्ट. 2013 से 2019 जो भी अच्छा पेस था, जहां पे निफ्टी 6 साल में डबल हुआ था, विच इज नॉट वेरी, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है. और फिर अभी आया है कोविड के बाद, जो 2019 से लेके अब तक चला है. नाउ हर साइकिल में काफी अलग फीचर होते हैं. सो फॉर एग्जांपल 2002 से 2007 का अगर हम साइकिल का देखेंगे कि क्या ड्राइवर थे, तो द मेन ड्राइवर उस साइकिल में था डिमांड. ओके. और वो भी ग्लोबल डिमांड. उस साइकिल में कॉर्पोरेट इंडिया की टॉप लाइन का कंपाउंडिंग था 5 इयर्स पे 30% प्लस. वाव. ओके. और दैट वाज द मेन, वही मेन रीजन था मार्जिन ऊपर जाने के लिए, और वही मेन रीजन था वैल्यूएशन को भी ऊपर ले जाने के लिए. मतलब वो एक ऐसा गोल्डन एरा था इंडिया का, जहां पे आप कोई भी वेरिएबल उठा के देख लोगे, क्रेडिट ग्रोथ ले लो, एक्सपोर्ट्स ले लो, सब बहुत जोर से फायर कर रहे थे. और ये जो तेजी थी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में तेजी थी. बिल्कुल बिल्कुल. सो इमर्जिंग मार्केट्स में भी बहुत जोर से तेजी आई थी उस टाइम पे. नाउ दैट वाज वो पूरा सिंक्रोनाइज ग्लोबल बूम था, जहां पे इंडिया में भी स्टिमुलस और ग्रोथ और प्राइस इट वाज वेरी एक्टिव. सो दैट वाज द मेन ड्राइवर. बट अगर हम कोविड के बाद देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है. अच्छा. सो फॉर एग्जांपल कोविड के बाद 5 साल में जो बुल रन आया है, फर्स्ट थिंग टू नोटिस कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ही आया है. इनफैक्ट आज ही हम देख रहे थे डेटा कि MSCI EM, मतलब इमर्जिंग मार्केट्स का जो इंडेक्स है, वो डॉलर टर्म्स में 5 साल का रिटर्न फ्लैट है. यस, इनफैक्ट 5 क्या, मुझे लग रहा है 20 रिटर्न फ्लैट. 20 साल का रिटर्न भी क्रैक नहीं किया अभी तक. ब्रेक हुआ है. नहीं ब्रेक किया. करेक्ट. वेल, तो वो बीच में करीब ब्रेक हुआ था, बट 5 साल में डॉलर रिटर्न फ्लैट है. बिल्कुल. ओनली इंडिया हैज परफॉर्म. ओनली इंडिया हैज डन. सो पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे लास्ट 5 साल में 3 मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है. एक इंडिया है, सेकेंड यूएस, बट यूएस के अंदर भी वो मैग्निफिसेंट 7 या जो टॉप टेक, और तीसरा जापान. यस. अगर बाकी सारी कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड.
So Japan was a cheap inflation trade. Yes, so inflation trade. Correct. Yes, वही था. US was purely big tech, and India has been one standout. India is the only country which is a broad-based reflation. Yes. जहाँ पे cyclicals ने भी participate किया है पूरे रैली में वगैरह सब. Yes. So उस सेंस में ये बहुत ही यूनिक है, ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक यूनिक तेजी है. एक लेकिन आई जस्ट इंटरजेक्ट यू हियर. आई रिमेम्बर एक बार हमारी बात हो रही तो आपने ये कहा था कि एक और चीज जो अलग है इस साइकिल वर्सेस पिछली साइकिल में, कि पिछली साइकिल में आपने कहा था कि एक सेक्टर आप 5 साल पकड़ सकते हैं. करेक्ट. इस बार क्या अलग है उससे? या तो इस बार उस साइकिल में आप देखोगे द मेन थीम, जब भी डिमांड ऐसे अच्छी होती है और लेवरेज लेड आती है तो केपेक्स चलता है. हाँ. सो कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने 5 साल में 20x हुआ है, मतलब 20 गुना बढ़ा है. और उस साल में ऐसा था वो इंडेक्स कि 5 साल में आप कभी भी उस इंडेक्स में घुसते तो आपको निफ्टी से आउट परफॉर्म करते. यस, मुझे याद है. यू टू टेक पावर ट्रांसमिशन एनीथिंग, BHEL went up like 30-40 बिकॉज एज यू सेड कि ग्लोबली भी डिमांड थी, इंडिया में भी डिमांड थी. हर जगह डिमांड थी. तो केपेक्स प्लेस 5 साल लगातार चले. इस बार क्या अलग? तो इस बार क्या अलग है, अगर आप देखेंगे हम एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिसेंसी बार अभी बहुत आ गया है, तो अभी सबको लग रहा है कि केपेक्स थीम कब से चल रहा है. अच्छा. बट अगर हम थोड़ा रिवाइंड करेंगे तो अगर आप देखोगे कि हर साल एक नया थीम उभर के आता है जिसको लोग स्ट्रक्चरल बोलते हैं. हाँ. वो 4 से 6 क्वार्टर चलता है और फिर फुस हो जाता है. सो अगर हम मतलब एक चीज चली, वो से खत्म हुई, फिर दूसरी चली, तो अलग अलग नई चीज तो आ रही है. ओके, हम बोलते हैं रोलिंग चर्न. हाँ, अच्छी बात. साइकिल का अगर हम पूछेंगे मेगा थीम क्या है मेरे से, तो मैं बोलूंगा रोलिंग चर्न. मतलब कि कोई थीम ही नहीं है. जैसे अगर आप देखेंगे 2020 में जब कोविड हिट हुआ, सबसे बड़ी थीम थी इंडिया में आईटी. करेक्ट. कि ग्लोबली लोगों ने बोला डिजिटलाइजेशन ये 10 साल तक चलेगा, सो ऑन सो फोर्थ. Work from home and will change. I remember before you discussed. Yes, बिल्कुल. करेक्ट. और उसमें लोगों ने बोला था कॉस्ट स्ट्रक्चर भी परमानेंट नीचे आ जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. बट वो चला 4 क्वार्टर अच्छा चला, रिटर्न भी बहुत हाई, बट बहुत जल्दी वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पे पहुंचा. करेक्ट. बट उसके बाद टोटली फुस हो गया. सिमिलरली अगर आप देखेंगे उसके 2 क्वार्टर बाद टेक ऑफ हुआ आईटी और मेटल्स और केमिकल्स. यस. Which again, chemicals, correct, absolute. So chemicals में अगर आपको याद है, China+1 was a very unique feature of sorts per se. Yes, and I remember एक आपका पेपर था जिसमें आपने कहा था कि don't look at demand, look at supply. और सप्लाई में डिसरप्शन है, इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन हुई थी केमिकल में. बहुत सुंदर चार्ट. Yes. So हमारा पॉइंट वही है कि 2002 से 2007 का प्रीमाइस ऑफ साइकिल वाज ऑन डिमांड. Yes. 2019 से 24 की साइकिल का प्रीमाइस इज सप्लाई. इंटरेस्टिंग. कि सप्लाई शॉक्स इज बीन डोमिनेंट. करेक्ट. इसलिए आप देखेंगे कि साइकिल जो है बहुत छोटी होती जा रही है सेक्टर की. क्योंकि सप्लाई शॉक से आप 4 से क्वार्टर ही कर सकते हो. उसके बाद अपने आप ही सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाती है, या डिमांड की जो ओवर पेंटअप है वो कम हो जाती है. मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ. एक केमिकल कंपनी हमसे मिलने आई थी, तो वो बनाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड जो पैरासिटामोल में. करेक्ट. तो लेट्स से पैरासिटामोल पिछले 8 या 10 साल से $385 से $400 किलो में बिकता. अच्छा. ठीक है. अब जब कोविड आता है, अचानक बुखार के लिए डिमांड. करेक्ट. और चाइना में सप्लाई है नहीं. चाइना इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ दिस एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट. प्राइस गोज फ्रॉम $400 to $1,200. $400 से $1,200. करेक्ट. और लेट्स अज्यूम आपके इनपुट कॉस्ट डबल भी हो जाते हैं. करेक्ट. इनपुट से 300 का 600. करेक्ट. स्टिल आपकी $100 की मार्जिन $400 हो जाती है. अच्छा. वाओ. सो जो भी करंट सप्लायर है वो खतरनाक पैसा बनाता है. करेक्ट. 6 महीने के लिए. करेक्ट. अब आप अगर ₹5 बना रहे थे किसी चीज में, अचानक आप ₹100 जब बनाएंगे, आप क्या करेंगे? एक व्यापारी क्या करेगा? नई कैपेसिटी नहीं कर डालेगा. एग्जैक्टली. अब क्या हुआ है, प्राइस पुरानी जो एक्चुअली ट्रेंड लाइन थी अब उससे नीचे चली गई. कंपटीशन. सो सप्लाई जब शॉक आया, सब ने बहुत पैसे बनाए, इतने पैसे बनाए कि ओवर सप्लाई हो जाए. तो आप जो ये सप्लाई वाली बात कर रहे हैं ना, ये तो मतलब सेक्टर आफ्टर सेक्टर में देखने मिल रहा है. एग्जैक्टली. इसीलिए इस साइकिल में आप देखोगे बहुत यूनिक फीचर ये है कि मार्जिन्स विच बेस्ट कैप्चर द डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, वो बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई पहुंच रहे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिकवरी इटसेल्फ. वाओ. सो ये तभी हो पाएगा अगर आपका सप्लाई साइड पे कुछ डिस्ट्रप्शन है. सो फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए आप देखोगे कोविड के बाद व्हाट हैज एक्चुअली हेल्प्ड यू मेक रिटर्न्स इज नॉट ट्रैकिंग डिमांड बट ट्रैकिंग द सप्लाई अनलॉकिंग पार्ट.
So whether it started with IT, metals, chemicals in the early stages, फिर similarly durables QSR का भी बहुत बड़ा फैट था एक पॉइंट पे 2021 में वगैरह सब, उसमें भी वही हुआ कि सडनली सप्लाई बहुत जोर से आ गई, पेंट अप डिमांड थी, वो चली गई। फिर 2022 में 2 क्वार्टर के लिए बैंक्स बहुत जोर से चले थे, सबने बोला कि डेकेड में पहली बार मार्जिन, क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट कॉस्ट सब कुछ इन लाइन है एंड दिस इज सस्टेनेबल फॉर एवर, बट उसके बाद nobody is talking about them. Similarly, last 1.5 years, it's again been the revival of capex theme, which is PSUs, industrials, and even autos. Now, ये भी एक साइकिल का बहुत यूनिक है। ऑटोज अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली लास्ट 50 साल से नॉट ओनली इंडिया इवन ग्लोबली हमेशा लीडर ऑफ साइकिल होते हैं। Yes. Autos are always early cycle. Yes. And I used to think steel is always late cycle, is what I used to think. Yeah, I think oil is a late cycle. Oil is late cycle. Yeah. Okay. So even 2008 में भी देखोगे oil was at $140 and Right at the end. yeah, जबकि official recession started in 2008 Jan itself. Correct. So auto is always lead. Yes. But this is the first cycle when auto का normalization has been the last. और उसका सिंपल लॉजिक ये है कि चिप्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी पूरे कोविड के टाइम, तो चिप्स की अवेलेबिलिटी बहुत लेट आई, इसीलिए ऑटो के टॉप लाइन और मार्जिन बहुत लेट पिकअप हुए। एंड उसमें भी क्या हुआ कि सडनली जब सप्लाई आई और डिमांड बहुत हाई थी पेंट अप, तो उनका फर्स्ट ईयर ऑफ इन विच दे कुड कैटर दे हिट रिकॉर्ड हाई मार्जिन। एब्सोल्युटली, ये मैंने पहली बार देखा है कि इतने हाई मार्जिन हम पहली साल ऑफ रिकवरी में पहुंच रहे हो। एंड दैट टू आई वुड अज्यूम अ डीप सिक्योरिकल लाइक एन ऑटो वेल। और सेम चीज इवन इंडिया में होटल्स हॉस्पिटल में भी हो रही है। आज फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स का मार्जिन इज एट FY08 लेवल। वाओ, ओके। और FY08 में वो मार्जिन आया था आफ्टर 30% CAGR टॉप लाइन फॉर 5 इयर्स। आज 5 ईयर टॉप लाइन है सिर्फ 10%। सो टॉप लाइन 10%, बट आप कह रहे हैं कि ARR इतने बढ़ गए। यस, और फिक्स कॉस्ट बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज इतना ज्यादा है कि मार्जिन एकदम एक्सपैंड हो गए हैं। तो फिर एक चीज बताओ, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ साइकिल्स, आप बहुत एक काउंटर इंट्यूटिव चीज बोलते हैं कि आप कहते हैं कि साइकिल्स आपने जो स्टडी की है आप दो चीजें देखते हैं, राइट? यस, वैल्यूएशंस, यस, एंड सेकंड थिंग यू लुक एट इज नॉट टॉप लाइन बट मार्जिन। यस, राइट। इसके बारे में बताओ कि वेयर आर वी ऑन वैल्यूएशंस, एंड जो आपसे बात करके लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नियर टर्म सिक्लिकली मार्जिन पीक। या करेक्ट, या सो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकिल्स। सो मेरे हिसाब से मार्जिन का जो एक नंबर है वो हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मार्जिन फंडामेंटली मेरे को बताता है कि उस इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर क्या है। राइट, मार्जिन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइसिंग पावर। यस, एंड इफ यू हैव इन अ बूम साइकिल एंड प्राइसिंग पावर कैन कम, दो रीजन से आ सकता है। या तो आपकी डिमांड बहुत अच्छी है तो उससे भी प्राइसिंग पावर आती है, या सप्लाई में डिस्टॉर्शन उससे भी प्राइसिंग पावर आती है। बिल्कुल। बट जैसे भी आए, इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को जनरली प्राइसिंग पावर के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम देते हैं। बिल्कुल। तभी आप देखोगे वैल्यूएशंस तभी ऊपर चढ़ते हैं जब मार्जिन ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, राइट। नाउ मार्जिन्स मेरे हिसाब से इंडिया में आर मीन रिवर्टिंग, ग्लोबली मीन रिवर्शन नहीं होता है। उसका लॉजिक ये है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे मोस्ट बिजनेस मॉडल्स आर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन मोड या बैलेंस शीट मोड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोड। ओके, these modes are by design not impenetrable. So for example distribution mode, अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे कंपनीज में विद द इंटरनेट एवोल्यूशन, विद अवेलेबिलिटी ऑफ Amazon एंड ऑल, वो मोड इतना बड़ा बचा नहीं है। इंटरेस्टिंग। ओके। और सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम देखते हैं कि अगर आप डीलर्स को इंसेंटिव ज्यादा देते हो तो नया प्लेयर भी जगह बना सकता है, जो हम पेंट्स में देख ही रहे। इफ यू नो, मेरी तो थीसिस ये थी, बड़ी झील थी, करेक्ट, 5 मछलियां थी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर स्टेबल था 30 ईयर। एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम सप्लाई साइड में समवन इज कमिंग विद 10,000 Yes. crores, 6 फैक्ट्रीज, 155 depots, गिविंग डिस्काउंट। करेक्ट। यार मार्केट शेयर जाए, this structure will change, and we are seeing that happen. Asian Paint remains a great company, but as my thesis goes, G2G1 कि गुड से ग्रेट हो चुका है, अब ग्रेट से गुड जा रहा है, खराब नहीं है। यस। बट व्हेन थिंग्स गो फ्रॉम ग्रेट टू गुड, डी रेटिंग बहुत ज्यादा होती है। वो मैं टेलीकॉम में भी देखा था फॉर एग्जांपल। यस, एब्सोल्युटली। जैसे भारती वाज अ ग्रेट कंपनी, स्टिल इज। यस, बट अगर सेक्टर में हेडविंड्स इतनी है तो ऐसा वॉर में इवन द बेस्ट सोल्जर्स गेट ब्रूज्ड। एब्सोल्युटली, वेल सेड। सो इट्स
इट्स इनएविटेबल ऑफ सॉर्ट्स पर से. सो इसीलिए इंडिया में अगर आप देखोगे वो 20 years, इवन फॉर एग्जांपल एफएमसीजी कंपनीज, द रीजन पोस्ट कोविड और प्री कोविड में जो बड़ा डिफरेंस है, अंतर आप देखोगे, इज ऑन मार्जिन. यस. प्री कोविड एफएमसीजी कंपनीज ने ऑलमोस्ट हर साल 100 बेस पॉइंट से मार्जिन एक्सपेंड हुआ. यस. One, because of, GST kind of tax cuts, corporate tax cuts, and second, unorganized going away. But the main reason in FMCG return profile, pre-COVID and post-COVID, is not top line. Top line तो pre-COVID भी 10% CAGR था, post-COVID भी उतना ही है. Even worse. Even worse या similar ही है, I would say. Especially in staples. Staples. The main delta is come on margin. Margins. Margins have stopped expanding. And इनका अगर आप देखो 25 साल का साइकिल, तो FY0 में भी similar story था. तो वहां पे भी मार्जिन बहुत हाई थे, एंड पूरे 2000s के डेकेड में दैट मार्जिन एक्चुअली केम वन वे डाउन. I remember. It was mix of competition. Yes. And lack of top line. Yes. Yes. Interesting. पूरे 2010 में मार्जिन kept on going up. जब से मार्जिन इनका स्टैग्नेट हुआ है, रिटर्न्स हैव स्टैग्नेटेड. एंड दैट्स व्हाई इन माय वर्ल्ड व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक मार्जिन्स. टॉप लाइन में क्या है कि अगर आप बहुत पैसा तोड़ के टॉप लाइन जनरेट करते हो, जो कुछ हद तक न्यू एज कंपनी स्टार्टिंग में करना भी पड़ता है इनफैक्ट, बट वो सस्टेनेबल होता नहीं है. लिस्टेड कंपनीज के लिए एटलीस्ट मार्जिन रिटर्न प्रोफाइल, बट ये जो थियरी है वो इंडिया या इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा लागू होती है, बिकॉज मोस्ट आर पेनिट्रेटेबल. यस. यूएस में अगर आप देखोगे मार्जिन वन वे अप है. क्योंकि इट इज सी आई हैव सम थीसिस, बट आप क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका में मार्जिन वन वे अप जाती है? बिकॉज वहाँ टेक्नोलॉजी मोड्स होते हैं विच आर नॉट इजी टू ब्रेक. यस. एंड नेटवर्क इफेक्ट एग्जैक्टली. हाँ, वहाँ विनर टेक ऑल बिजनेस है. एंड प्लस उनका टाइम क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट होती है, नॉट जस्ट यूएस बट इवन चाइना एंड इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, स्टेबल इमर्जिंग मार्केट. एब्सोल्युटली. नाउ हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की मार्केट्स इज अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, which again are good markets but not as stable as China and India, or not as big a TAM as those ones. So you think, I actually agree कि आप कह रहे हैं कि जहां भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मोट है, yes, चाहे वो फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, वहां मार्जिन या तो स्टेबल रहते हैं या बढ़ते. हमने देखा भी, जहां भी टेक्नोलॉजी मोड्स नहीं है या नेटवर्क इफेक्ट्स नहीं है, विनर टेक्नोल नहीं है, वहां कंपटीशन आ जाता है और मार्जिन डिस्ट्रॉय हो जाता है. करेक्ट. तो इसीलिए आप देखो कि इंडिया में मार्जिन्स बहुत सिक्लिकल होते हैं, एंड मोस्ट बिजनेसेस फॉल इन दिस कैटेगरी. ओके. सो दैट्स व्हेयर आई फील कि मार्केट साइकिल्स, स्पेशली ऑन द अर्निंग्स पार्ट, मार्जिन्स डिटरमाइन करता है उसको, नॉट टॉप लाइन. ओके. पर से मतलब यू कैन हैव अ फेज कि अगर सपोज सब लोग मार्केट शेयर गेन के स्टोरी में हैं, और मार्जिन तो आपको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कुछ टेलीकॉम में हुआ. सो फॉर एग्जांपल टेलीकॉम का प्री कोविड अगर आप वॉल्यूम डेटा ट्रैक करोगे तो आपको लगेगा सेक्टर बहुत इजी है, बट अगर आप देखोगे मार्जिन और आरपू वो वन वे डाउन है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है. तो यार ये जो आपने बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है, यहां आप कह रहे हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ एक्स थी, बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़ गया था. अब प्रॉफिट और टॉप लाइन सिमिलर हो गए बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉन्ट्रिब्यूशन. बट ऐसा भी क्यों हो रहा है? Yeah. First question. Second question that I want to talk about is chart number 26. Across the board, earnings cut हो रहे हैं इंडिया में. Correct. Is this driven by that margin thesis? ये दो चीज पहले आप बताइए, फिर मैं बाकी चार्ट की बात करूँ. So अगर आप देखो कि पूरे पोस्ट कोविड रिकवरी में प्रॉफिट CAGR 5 साल का 20% रहा है. Yes, absolutely. Which is very strong. Yes. टॉप लाइन CAGR सिर्फ 10% है. Yes. ना पूरा का पूरा डेल्टा मार्जिन से आया है. Yes. और ये भी किसके कारण आया? क्योंकि आपने बहुत ही सरप्रेस मार्जिन से कुछ सेक्टर्स में, टेलीकॉम हो गया, ये होता है चार्ट है, वो सब वो नॉर्मलाइज हो गया अभी. सो मार्जिन का जो डेल्टा इंडिया में आया है हैज नॉट कम बिकॉज ऑफ प्राइसिंग पावर या मोड. इट इज जस्ट कि कुछ सेक्टर में बहुत ज्यादा सप्रेस थे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन थी, वो कॉम्पिटिशन नॉर्मलाइज हो गई तो मार्जिन नॉर्मलाइज हो गए. जब टेलीकॉम हो गया फॉर एग्जाम्पल, या होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज, ऑटो वाली कंपनीज थी, ये बहुत ही ज्यादा लो बेस ऑफ मार्जिन पे थे, वो बिकॉज ऑफ वेरी डीप डाउन मार्जिन वो नॉर्मलाइज हो गए, तो ये भी नॉर्मलाइज हो गए. तो मैं अगर फिर ये चार्ट देखूं
Sector after sector, consumer peak margin, industrials peak margin, auto peak margin, paints peak margin, FMCG peak margin, apparel peak margin, energy mid cycle है, एक mid cycle दिख रहा है मुझे, करेक्ट pharma I can say mid cycle दिख रहा है, करेक्ट IT early cycle है अभी भी, IT is low margin, यस यार फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, 2 या 3 ही सेक्टर बचे हैं जहां मार्जिन Yeah. थोड़ा, बाकी एवरीवेयर आप कह रहे हैं कि मार्जिन हैव पीक, सिक्लिकली हाईएस्ट, यस ओके, सो इंटरेस्टिंग, सो दिस इज द होल रीजन व्हाई F25 में अर्निंग्स डिसअपॉइंट हो रही है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन कैन ओनली टेक यू सो फार, इवेंचुअली डिमांड का सपोर्ट लगता है, तभी आप देखो पोस्ट कोविड में हर सेक्टर में जब भी वो रैली किया है, इट हैज बीन प्रीमाइज्ड ऑन वेरी स्ट्रांग मार्जिन्स एंड वैल्यूएशंस, यस, और जैसे ही मार्जिन उनके पीक हुए, जैसे आईटी के पीक हुए 2020 2021 में, केमिकल्स के भी तब हुए, मेटल्स के भी तब हुए, अपने आप सेक्टर नीचे आ जाता है। और उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि अगर आप पीक मार्जिन को पीक मल्टीपल देते हो कि 10 Yes. रुपए को आपने 10 मल्टीपल दे दिया, Exactly. और फिर अगर 5 हो जाता है तो उसको लो मल्टीपल देते हो, सो ग्रेट से गुड अर्निंग भी जाएगी, ग्रेट से गुड मल्टीपल भी जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। यस एंड आपको लग रहा है कि मार्केट वो फेज में अब जा रहा है, ये चार्ट देख के तो इट इज एक्चुअली स्कैरी, हाफ ऑफ द मार्केट या आप कह रहे हैं कि पीक मार्जिन में है, Yes. और टॉप लाइन भी अब डिसलरेट हो रही है बिकॉज डिमांड भी नहीं आ रही। यस इंटरेस्टिंग, सो देन व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू? सो अगर आप देखोगे मार्केट्स में, इन इक्विटी मार्केट्स ओवर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनते हैं, आंसर इज यस। आई मीन कोई डाउट ही नहीं है ठीक कि है। 15-20 साल का CAGR होता है, अच्छा, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बट एज एन इन्वेस्टर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इसमें साइकिल भी लंबी लंबी होती है, जी, फेजेस होते हैं जहां पे 5-6 साल तक रिटर्न नहीं बनता है आपका। सो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन इज वेरी क्रिटिकल पर से अजय। ओके, सो वेरी नाइस, आपने वो सवाल पहले ही आंसर कर रहे हैं जो मैं पूछने वाला था आपके वैल्यूएशन के चार्ट के लिए। करेक्ट। बताइए। सो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस और मार्केट्स बहुत मीन रिवर्टिंग होती है, Yes. और इन जनरल दैट्स प्रोबब्ली ट्रू फॉर मोस्ट थिंग्स इन लाइफ कि See, वो ग्रेविटी है ना, फिजिक्स हमने पढ़ा है ना, ग्रेविटी वर्क्स एवरीवेयर, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे से आ रही है, करेक्ट राइट? सो मीन रिवर्जन वही हो गया कि Yeah. अगर मीन आपका से 25 है, करेक्ट सिक्लिकली आप 50 पे चले गए, यू Correct. कम बैक टू Correct. 5 एट सम पॉइंट। Yes. करेक्ट। यस। सो मुझे लग रहा है अगर आज आप मार्केट का कंस्ट्रक्ट देखोगे, सो अगर आप मार्जिन देखोगे और वैल्यूएशन देखोगे तो 2007 याद आता है आपको। करेक्ट, आपने बनाई रखा है, वेरी नाइस चार्ट। ये है जो लास्ट 25 साल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 2007 में पहले पहुंचे थे और अभी पहुंचे, बोथ मार्जिन एंड वैल्यूएशन। Yes. उसके अलावा कभी यस, ये इतना हाई नहीं पहुंचा है। यस, बट अगर आप डिमांड देखोगे तो आपको 2002 याद आता है कि अभी भी डिमांड बहुत वीक है, 2002 में जैसे बहुत लो थी वैसे टाइप। तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बो हो गया इंडिया में, जहां पे आप बहुत, फंडामेंटल में दिक्कत है हाँ, डिमांड में दिक्कत है, लेकिन वैल्यूएशंस हाई हैं, बहुत हाई है। बट देन दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आप वहां नहीं जाएंगे। सी, मुझसे कहना झूठ नहीं बोला जाता है, या करेक्ट एंड आई कांट फेक इट ईदर। करेक्ट जहां दिक्कत है आई हैव टू से कि यार यहाँ दिक्कत है। यस यस फंडामेंटल में दिक्कत है, Correct. चीज बहुत महंगी है, करेक्ट आप तो बेचोगे ना, करेक्ट राइट? अगर कोई भी कंपनी ग्रेट हो गई है, करेक्ट मेरा तो काम है उसको बेचना या शॉर्ट करेक्ट करना। करेक्ट मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे तो कैश में बैठना पड़ेगा ना। आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माय यस यस राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चार्ट। मुझे याद है CNBC की एक वीडियो में नीरज वाजपेयी जी से बात हुई थी, अपनी भी मुलाकात हुई थी इसके बाद। हमने उसमें एक और एनालिसिस करी थी कि एक है एग्रीगेट मार्केट कैप टू GDP, जो आप कह रहे हैं 150%, और आज है 136 गिरने के बाद, करेक्ट स्टिल एक्सपेंसिव, यस एक्सपेंसिव करेक्ट? एंड आपके एक और चार्ट है, मैंने देखा था, वो मैंने अभी प्रिंट आउट नहीं लिया है, वेयर आपने ये भी कहा था कि ROE यस in 2007 Yes. was 8 or 10 points higher यस यस than it is today. Correct. एक आपकी रिपोर्ट Yes. थी, वही बहुत Yes. अच्छी रिपोर्ट थी। अगर ROE कम है, यस वैल्यूएशन ज्यादा है, Correct. और डिमांड में वीकनेस आ रही है, मार्जिन पीक हो गई हैं, करेक्ट वैसे नहीं बनते यस बहुत मुश्किल है बनाना पैसे इस सेटअप में। इस सेटअप में। ओके, सो इसमें सोचना पड़ेगा। यस इट्स नॉट इजी कि वन में यार कुछ भी खरीदे सब कुछ चलने वाला है, अब वो मार्केट नहीं रहा। वो मार्केट नहीं रहा। वन हैज टू बी अ लॉट मोर केयरफुल, ओके, एंड इनफैक्ट इस टाइप ऑफ सेटअप में देयर इज अ हाई चांस कि 5-6 साल तक रिटर्न सेम ही होगा। मतलब पता चला हम 5 साल बात कर रहे हैं, उसके में भी निफ्टी 25,000 ही है।
इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ एक सिक्लिकल सेक्टर में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ। मैंने एग्जांपल अपने वो वीडियो में भी दिया था करेक्ट कि ये कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, करेक्ट 100 पी पे ट्रेड कर रही है अच्छा वाह और कुछ 8 या 10 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। हाँ तो मैंने उनसे कहा, मैंने एक शर्त लगाई उनसे हाँ कि 5 साल बाद या तो आपका मार्केट कैप 8,000 करोड़ ही रहेगा या आधा होगा। आधा होगा करेक्ट इट विल नॉट बी हायर देन दिस। आई हैव अ बेट विद द मैनेजमेंट। मैंने शर्त लगाई है, करेक्ट राइट, नोइंग कि कमोडिटी सेक्टर में पीक मार्जिन में आपको 100 मल्टीपल कोई दे रहा है, तो एक्चुअली आपके धंधे की औकात 10 मल्टीपल। करेक्ट करेक्ट You understand? Yes, you are worth 10. Yeah. Someone is giving you 100 करेक्ट at the peak of the cycle. मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपका शेयर 90 पर करेक्ट तो टू बी पोलाइट मैंने कहा आपका शेयर आधा होगा या यही रहेगा। करेक्ट करेक्ट अब ये जो चार्ट है यस कमाल का चार्ट है, करेक्ट समझने में इजी नहीं है। जो ये इस तरह के चार्ट जिन्होंने नहीं देखे मैं Correct. समझा दूंगा, लेकिन इसमें आप क्लियरली कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा तब बनता है जब मार्केट का प्राइस टू बुक 2 के नीचे होता है, यस और 2.5 में रहता है तो रीजनेबल पैसा Yes. बनता है। 3 के ऊपर पैसा बनाना मुश्किल है और 4 के ऊपर तो इम्पॉसिबल, यस राइट? क्यों? सी अगर आप देखेंगे मार्केट में भी वैल्यूएशन के भी बहुत सारे मेट्रिक लोग यूज करते हैं, जैसे एक पी बाई यूज करते हैं, एक प्राइस टू बुक यूज करते हैं वगैरह सब। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे इंडियन मार्केट के लिए कौन सा राइट मल्टीपल है, मेरे हिसाब से प्राइस टू बुक है। ओके, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि इंडियन मार्केट में बहुत सारा वेट इज टू एसेट हेवी बिजनेसेस लाइक फाइनेंशियल्स which are book value heavy or commodities including even Reliance, metals, so on so forth. So आपका 60-70% of the index is very asset heavy. ओके, नाइस। So अगर आप P by E करोगे तो काफी बार क्या होगा कि earnings बहुत डिप्रेस्ड है, उसमें मार्केट ऑब्वियसली विल इज कैप्चरिंग फ्यूचर रिकवरी, तो पी बहुत जल्दी हाई दिखेगा, जैसे 2018-19 में दिख रहा था आपको। बट प्राइस टू बुक पे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सस्ता है। सो बेटर वैल्यू होता है एसेट हेवी बिजनेसेस के लिए, आप उनके एसेट्स के ऊपर वैल्यूएशन दो ठीक है। रादर देन उनकी नियर टर्म अर्निंग, बिकॉज नियर टर्म अर्निंग आर वेरी सिक्लिकल। इसमें एक और चीज है, देखो मैं 3 या 4 ढंग से ब्रॉडली वैल्यूएशन देखा। करेक्ट वन इज टिपिकली एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप जीडीपी, करेक्ट मार्केट कैप टू जीडीपी ऑल्सो हिस्टोरिकली देखना पड़ता है, बिकॉज मैं इंडिया को ताइवान से कंपेयर नहीं कर करेक्ट करेक्ट बिकॉज ताइवान इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। हांगकांग का मार्केट कैप टू जीडीपी 700% होगा बिकॉज टाइनी इकोनॉमी, ऑल फॉरेन कंपनीज आर लिस्टेड, राइट? इट इज यूनिक टू इंडिया। दूसरा मैं देखता हूं एसेट वैल्यूएशन जो आप कह रहे हो, तीसरा अर्निंग वैल्यूएशन जो पी। करेक्ट। लेकिन एक चीज बताओ, या यहां तो आप क्लियरली कह रहे हैं कि एसेट वैल्यूएशन वी आर 4.4 टाइम, यस करेक्ट? यस बट इसके पहले जो हमारा डिस्कशन हुआ आप वो भी कह रहे हैं कि अर्निंग्स भी पीक हो चुकी है, यस यस बिकॉज हमारी अर्निंग्स आर नॉट डिप्रेस्ड, या मार्जिन्स हाई है, अर्निंग्स ऑलरेडी हाई है, और हाई अर्निंग पे हमारा मार्केट 25 या 30 पी पे। यस एग्जैक्टली। सो अर्निंग वैल्यूएशन ऑल्सो वी आर हाई, यस asset valuation also you are saying we are high, yeah, we are very high. yeah, and market cap to GDP, so every valuation parameter now we are high at a time when there is a cyclical slowdown. Yes, and this is very worrying. जैसे आप देखेंगे अजय, इवन ग्लोबली भी मार्केट्स पे लंबे फेज ऑफ लोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँ आज यूएस का। नाउ यूएस मार्केट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स के लिए, मतलब फाइनेंशियल Absolutely. स्टडी के लिए। Absolutely. अगर आप उस पे भी देखेंगे, मैं खुद ही बहुत सरप्राइज था ये एनालिसिस करके कि S&P 500 इंडेक्स 2000 से लेके 2013 13 साल का जीरो रिटर्न है उसका। Absolutely. और जबकि दैट इज अ फेज जब पूरी ग्लोबल बूम था, मतलब पूरी दुनिया में महातेजी थी, Yes, yes. उसमें ये इंडेक्स फ्लैट रहा। तो अगर आपका एंट्री वैल्यूएशन गलत हो जाता है तो 10-10, 12-12 साल तो Yes. बेस्ट ऑफ टाइम। इन द बेस्ट ऑफ टाइम यस, कि बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छा Yes. कर रही है, लेकिन आपने चीज इतनी महंगी खरीदी, खरीद ली। अम्बासडर को आपने फेरारी के दाम में खरीद लिया। अम्बासडर जब तक फेरारी बनी तो आपने फेरारी का ही दे दी है। करेक्ट। तो वो बहुत इश्यू होता है मार्केट्स में। कभी आप देखो, जैसे हम बहुत सारा चार्ट एनालिसिस करते हैं, बहुत कम चार्ट्स का इतना प्रेडिक्टिव पावर होता है। वाह, ओके। जैसे ये चार्ट जो आपने बताया स्कैटर चार्ट, हाँ, स्टार्टिंग तो बहुत सुंदर चार्ट है, मैं इन्वेस्ट अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा, आई पुट इट अप। या ओके। उसका आर्ट्स का 75%,
मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन एक्सप्लेन 75% ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर रिटर्न्स। आई टोटली एग्री। सी दैट इज वाई हम जब अपनी एनालिसिस करते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर्स विच आई मीट वो टिपिकली यार ग्रेट बिजनेस है, खरीद लो किसी के भाव। करेक्ट। प्रतीक यूल बी सरप्राइज्ड, हम वैल्यूएशन पे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं एज अ टीम, स्पेशली एंट्री वैल्यूएशन। यस, दैट्स वेरी। और मैंने तो एक पूरा एक वो प्रोप्राइटरी मॉडल बना रखा है कि एंट्री वैल्यूएशन का डिटर्मिनेशन ऑन योर एग्जिट प्राइस एंड द रिटर्न इज मोर इंपॉर्टेंट यस देन एनीथिंग एल्स। यस। मैं मतलब सब बोलते हैं ना, अब क्या देखते हो, एक जमाने में मैं आरओसी देखता था। करेक्ट। Return on capital is still my mantra, or return on asset for financing. Yeah. But my second thing now has become only entry value. Yes, yes. I agree with you. I will never pay up because जितनी भी गलतियां हुई हैं ना, Yeah. यार मैं बता रहा हूँ, खराब बिजनेस खरीद के कम हुई है, लेकिन पास्ट में अच्छे बिजनेस को बहुत महंगा जब खरीदा हो ना, we've lost money for it. Yeah. और ये हिस्ट्री इज अनएम्बिगुअस ऑन दिस फ्रंट। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 2010 का ड्रीम डार्लिंग था, पूरे 2000 की बुल मार्केट की तेजी में स्टॉक फ्लैट था। सो यू नो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन गलत हो गया तो आपके बहुत समय तक रिटर्न में मतलब नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडस्ट्रियल्स पे इतनी तेजी है, इतने लोग गर्म हैं, तो बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स 2008-2007 के याद में जो था, उसका इंडेक्स का ब्रेकआउट हुआ है 2021 में। I know, I saw that. कोविड में 14 साल के बाद। मतलब पीक वैल्यूएशंस और पीक मार्जिन्स बाय डिजाइन मीन की बहुत समय तक रिटर्न आपका सबड्यूट रहेगा। Okay. बिकॉज मेरे हिसाब से इन्वेस्टर क्या करते हैं कि टिपिकली रिटर्न्स को ब्रेक करते हैं वैल्यूएशन और अर्निंग्स में। मेरे को लगता है वो इनकम्प्लीट है। रिटर्न्स को ब्रेक करना चाहिए वैल्यूएशंस, मार्जिन्स और टॉप लाइन में। Okay. अब मैं यार आपकी जो मार्जिन वाली बात है ना, हाँ, सबकॉन्शियसली तो हम सोचते थे, करेक्ट अब मैं इसमें और ज्यादा काम करने वाला हूं। करेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी ऑल्सो। आपकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है कैपिटल एलोकेशन, यस, जिसमें आपने कहा है, और आप एक इंटरेस्टिंग आपने उसमें टर्म यूज करी है, मार्जिनल रिटर्न ऑन कैपिटल। नो, आप कहते हैं इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल, IROIC। यस। और आप कह रहे हैं कि लास्ट 5 साल में incremental capital productivity has been 5 points higher than top line broadly, right? कि 10 versus 15। या इसको मैं 2 भाग में सवाल करता हूं। पहला, क्यों हुआ है? करेक्ट। और नाउ दैट हम 2024 में हैं, अगले 5 साल क्या लगता है, कंटिन्यू होगा, नहीं होगा, गिरेगा? या अगेन यू नो थैंक्स अजय, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर के लिए कैपिटल एलोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यस। नाउ कैपिटल एलोकेशन बहुत अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, और ऑनेस्टली अगर सच बात बताओ कि कैपिटल एलोकेशन अच्छा हुआ है बुरा, वो हाइंडसाइट में बहुत इट्स ऑलवेज रियर व्यू। करेक्ट। बट वो जब कर रहे होते तो पता नहीं होता कि बिकॉज शूटिंग इन द डार्क। बट अगर आप देखोगे कैपिटल एलोकेशन मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग कैश फ्लो से देखते हैं। या बिकॉज कैश फ्लो में सबसे कम अकाउंटिंग गिमिक्स होती है ऑफ सॉर्ट्स। सो हम क्या करते हैं, और ऑन अ रोलिंग 5 ईयर, एंड 5 ईयर इज अ गुड टाइम फ्रेम टू असेस कि आपने बिजनेस में कितना पैसा डाला और उसका क्या और रिटर्न आया। तो हम क्या करते हैं, ऑन अ रोलिंग 5 ईयर पीरियड हम देखते हैं कि कंपनी ने केपेक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के कितना पैसा धंधे में डाला, और उससे इंक्रीमेंटल कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर ईयर 0 में 100 रुपए जनरेट करती थी प्रॉफिट, ओके, पोस्ट टैक्स कैश प्रॉफिट, पोस्ट टैक्स कैश प्रॉफिट मोर लाइक एबिट, या विल बी मोर लाइक EBITDA माइनस टैक्सेस। ओके, ठीक है, राइट। तो और ईयर 5 में 150 रुपीज जनरेट किया सपोज उसने, ओके, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उसने कितना पैसा केपेक्स में खर्चा किया और कितना वर्किंग कैपिटल में खर्चा किया। ठीक है, दैट टू अस इज अ कैपिटल एलोकेशन का राइट मेजरमेंट। ओके, कि प्रॉपर धंधे वाले की तरह कि 5 साल में इतना डालो तो इतना आउटपुट आना चाहिए टाइप। ओके। नाउ अगर आप देखोगे इंडिया का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 15% तो कम से कम बनाना ही चाहिए कंपनी को। ओके, क्योंकि आपका 7-8% तो एफडी में ही बन जाता है। करेक्ट, राइट। प्लस आप इक्विटी रिस्क ले रहे हो, मैनेजमेंट रिस्क ले रहे हो, बहुत सारे और भी रिस्क और एफर्ट ले रहे हो, तो अगर 15 से कम बन रहा है तो मे नॉट बी, you're not even recovering your cost of capital. इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वन। Yes. नाउ ओवर अ लॉन्ग टर्म फंडामेंटली ये आईक्रॉक शुड बी ड्रिवन बाय टॉप लाइन। Absolutely. Ultimately revenue से ही है जो रेवेन्यू से अगर आप टॉप लाइन से ऊपर जनरेट कर रहे हो, मतलब आप कुछ एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बिजनेस में से, दैट एफिशिएंसी कैन बी इधर इंक्रीज प्राइसिंग पावर,
increase, working capital efficiency or capacity utilization. Now, what we see post-COVID is ये जो improvement हुआ है, it can be broken down into 3 parts. ओके, One is margins, जो हमने डिस्कस किया कि वो हर सेक्टर में हर जगह बड़ी हुआ है. ठीक है. But second, and which is very underrated and underspoken about, is working capital improvement. Working capital improvement itself has added 3 to 4% to this ICROC number. वाओ. So हमारे हिसाब से it has seen a very significant improvement. Now इसके 2-3 वजह है. एक वजह है कि गवर्नमेंट की पेमेंट्स बहुत टाइम पे हो गई है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंपनीज का वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल डेज और वो सब काफी कम हो गए हैं. इंटरेस्टिंग. दूसरा वजह यह है कि पोस्ट कोविड लार्ज कॉर्पोरेट्स हैव हैड अ बिगर बार्गेनिंग पावर फ्रॉम देयर वेंडर्स व्हिच आर एमएसएमईज एंड सो ऑन सो फोर्थ. And MSMEs don't count in the index numbers that you calculate. Yeah, तो MSME में स्ट्रेस हो सकता है जो दिख भी रहा है, लार्ज कॉर्पोरेट में नहीं दिख रहा है. हाँ, तो लार्ज कॉर्पोरेट ने वहां से बहुत एक्सट्रैक्ट किया है इन्होंने. अच्छा. और तीसरा फैक्टर फॉर इंप्रूविंग आइक्रोक इज कि केपेक्स इन्होंने टॉप लाइन ग्रोथ से कम किया है, सो अपने आप यूटिलाइजेशन थोड़ा बढ़ जाता है. ओके. इसलिए आप देखोगे इंडिया का 20 साल की साइकिल जो है, अगर आप इसको 3 फेज में ब्रेक करेंगे तो यू कैन कॉल दैट फर्स्ट एज अ इन्वेस्टमेंट फेज विच इज 4 to 11. ओके. ब्रॉडली उसमें क्या हुआ, आइक्रोक और टॉप लाइन दोनों अच्छे थे. आइक्रोक वाज अंडरशूटिंग टॉप लाइन. ओके. बट बिकॉज बोथ वर गुड, इट वाज अ महात इजी का टाइम इंडिया के लिए, बोथ शेयर होल्डर्स और इकोनॉमी. फिर सेकेंड फेज आई वुड से इज द डीलेवरेजिंग विच इज 11 to 19 वाला फेज. ठीक है. जहां पे टॉप लाइन और आइक्रोक दोनों ही 10-11 की रेंज में थे. एंड द थर्ड फेज इज व्हाट वी कॉल एज रीस्ट्रक्चरिंग. यस, आपने 3 आर. सो हमारे हिसाब से कैपिटल एलोकेशन के 3 पहलू होते हैं. यस. फर्स्ट व्हाट वी कॉल एज रीस्ट्रक्चरिंग. यस, मतलब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही ठीक करते हो, कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन करते हो, वर्किंग कैपिटल लीन करते हो, यूटिलाइजेशन को यूज करते हो वगैरह सब, जो काफी हद तक हो गया है. वहां से अभी एक्सट्रैक्ट करना एफिशिएंसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. Second R is what we call as rewarding, which is giving money back to shareholders, in terms of dividends, buybacks, and even spin-offs can be a part of capital allocation. Yes. And the third part is what we call as reinvesting. Okay. Which is you're putting money fresh into the business for future. Now, this is the most challenging part अगर आप मेरे से पूछोगे तो, क्योंकि बहुत ही कम कंपनी हमने देखा है स्ट्राइक रेट है जो उसको अच्छे इन्वेस्टर बोल सकते हैं. तो अच्छे इन्वेस्टर मतलब वो जिसका ग्रॉस ब्लॉक 10% CAGR से बढ़ता है ऑन अ 5-year पीरियड, और आइक्रोक भी 15% प्लस है. मतलब फिर ये मुझे ये बताओ, इट इज ओनली पॉसिबल इन जहां सप्लाई शॉक्स हैं, फॉर अ सिक्लिकल, इट इज ओनली पॉसिबल जब सप्लाई नहीं है, अचानक डिमांड आती है, यहाँ पे एक्सपैंड होता है, और फॉर ब्रांड कंपनीज. यस, राइट. बाकी में तो ये बहुत मुश्किल है करना ऑन ए कंटिन्यू. यस, करेक्ट. वो तब पॉसिबल है जब आपको ब्रॉड बेस्ड तेजी है. जैसे 2000 में थी, उसमें क्या है, आपको बस केपेक्स करना है, बस कैपेसिटी लो, माल बिक जाएगा. तो अगर वो सिनेरियो वापस आता है तो ये स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रूव हो जाता है. तभी आप देखो अजय 03 to 08 में गुड री इन्वेस्टर्स जिसको वेरी वेल 10% प्लस ग्रॉस ब्लॉक एक्सपेंशन एंड 15% प्लस आइक्रोक, दैट वाज 50% ऑफ द सैंपल स्पेस. आज दैट नंबर इज 20%. सिर्फ 20% कंपनी ही केपेक्स करने के बाद भी अच्छा आइक्रोक जनरेट कर पा रही है. So I have one question now before we end the discussion. GDP typically is G plus I plus C plus X. Yeah. Consumption clearly slow down. Correct. X minus M जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, उस पे एक पूरा डिस्कशन मुझे आपसे करना है, स्पेशली इन लाइट ऑफ ट्रम्प कमिंग. करेक्ट. एंड ट्रेड वॉर्स जो होने वाले हैं, डिस्ट्रप्शन आ रहा है. करेक्ट. कुछ हमें बेनिफिट होगा, कुछ हमें दिक्कत भी हो सकती है. नाउ द ओनली थिंग दैट कैन गेट अस आउट ऑफ दिस शॉर्ट टर्म, करेक्ट, इज आइदर इन्वेस्टमेंट विच इज प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट. यस, करेक्ट. आई जस्ट सॉ द लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा. करेक्ट. Tax collections are actually down in October year on. Yes. Right? So government finances are also getting tight at a time. Correct. When economy is slowing down. ये double whammy होने वाली. Yeah. Does it scare you? So yes, it is very worrying per se, Ajay. So जैसे आपने GDP को breakup किया into X minus M, yes, I and C. मैं इसको थोड़ा rearrange करके breakup बताओ.
हम इसको एजेंट वाइज ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में 4 एजेंट मान लेते हैं। एक है ग्लोबल या एक्सपोर्टर, ठीक है, दूसरा है कॉर्पोरेट, ओके, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है हाउस होल्ड। ओके, वेरी नाइस, ना ओके, ओके, लेट्स फंडामेंटली अगर आप देखोगे डिमांड के लिए किसी एक एजेंट को लीवर अप करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। वरना क्या होगा, अगर सब लोग डीलेवरेज कर रहे हैं तो कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। Boss, then we are entering a very bad, I hate to say the word, deflationary phase. पॉसिबल, If there is no demand at all, या and you don't have even credit, करेक्ट, and you can't export, यस बचा क्या? yes, it is a very worrying sign, and that is where I feel this is the main reason why corporates are not doing capex, and they are perhaps right in taking a decision. क्योंकि जब डिमांड ना उनको गवर्नमेंट दे रही है, बिकॉज गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है, तो इवन भले केपेक्स में खर्चा करे, बट अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, मतलब इकोनॉमी से डिमांड ले रहे हो या ले रहे हो। So see, fiscal का मतलब ही है, कीन्स क्या कहते थे वही एग्जैक्टली, कि जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, करेक्ट, आप पीछे हट जाओ, Yes. आप फिस्कल कंसोलिडेट Yes. करो, Yes. ठीक है। इकोनॉमी जब खराब कर रही है तो गवर्नमेंट का काम है इन्वेस्ट Yes. करना कि फ्यूचर डिमांड आ जाए। तब आएगी, अगर नहीं करेगी तो Correct. नेगेटिव स्पाइरल, Yes. राइट, कीन्स का ये यस यस, सो गवर्नमेंट हैज टू स्टेप स्टेप इन, बिकॉज अगर आप देखोगे ये 4 एजेंट जो हमने बताया, उसमें सबसे नॉन आरओई फोकस्ड एजेंट है इस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट। सो दैट इज वेयर गवर्नमेंट हैज टू प्ले द बैलेंसिंग एक्ट, एंड इट हैज टू बी सपोर्टेड इवन बाय आरबीआई। जैसे आज इसमें से अगर आप देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट अगर इंडिया के जो लिस्टेड यूनिवर्स का बात करें, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड लिंक्ड। यस, तो हमने ये एनालिसिस किया था कि इंडिया में एक्सपोर्ट्स का कितना डोमिनेंस है, मतलब लो पॉपुलर परसेप्शन कम है, बट अगर आप नॉन बीएफएसआई कंपनीज देखोगे, 75% ऑफ नॉन बीएफएसआई कंपनीज का डिमांड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इज एक्सपोर्ट लिंक्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई हैव सीन द चार्ट, या वो एक पाई चार्ट है आपका ट्रेडेबल्स वाला, Yes. वो चार्ट दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। यस, बिकॉज एंड व्हाई आई से फॉर एग्जांपल, एंड माय बेस्ट एग्जांपल इसमें है टाइल सेक्टर, यस, जैसे कजारिया सोमानी। नाउ उनमें वो केटर डोमेस्टिक डिमांड को ही करते हैं और पॉपुलर बिलीफ भी है कि वही मैटर करता है, बट अगर आप देखोगे उनकी मार्जिनल प्राइस इज सेट बाय एक्सपोर्ट डिमांड। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट स्नेहा के डिस्कशन यही चीज बाहर आई थी कि मॉर्बी से इतने एक्सपोर्टर हो गए हैं, करेक्ट, कि मार्जिनल प्राइसिंग इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय दैट, Yeah. यू आर सो राइट। हाँ, सो वो बास्केट है 75%। तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स का फायर होना बहुत जरूरी है, और अगर एक्सपोर्ट्स फायर नहीं हो रहा है तो द ओनली अदर वे दैट कैन बी सपोर्टेड इज आप आईएनआर को डिप्रिशिएट करा दो, तो उससे हम 2 तरीके से फायदा होगा। एक, यू विल गेट कॉम्पिटिटिवनेस, एंड सेकेंड इज इन INR terms, your top line will be protected. see, I love your analysis and I totally agree with you. Yeah. और इसमें कपिल से भी मेरी बात हुई थी फिर Correct. कि सी अगर एक्सपोर्ट्स करना है यू नीड अ वीकर करेंसी, Correct. बट आई डोंट थिंक वी एज अ कंट्री वांट अ वीकर करेंसी, Yes. because we are also dependent on gold and oil and imports and so on. So it's very tough. I know your RBI. However, अगर चाइना की लेट्स से जो अब 6, 9, 12 महीने में अगर ट्रम्प आते हैं, ट्रेड बैरियर्स लगते हैं, टैरिफ्स लगते हैं, सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना? करेंसी उनको गिरानी पड़ सकती है। Yes. If China does it, we will have to follow. We have Correct. an option. We are in such a, see, we are ultimately, see, Kapil ने बताया था ना कि you also agree with that. There are 3 ways we are linked to the global economy. Correct. One is US demand. Correct. वो हम कुछ भी बोल रहे हैं, Correct. we are linked to that demand. Correct. Second is capital flows. Yes. And third is the pricing. Yes. Yes. We are price takers. Yes. कहीं भी गड़बड़ हुई Correct. हमारी इकोनॉमी की दिक्कत Yes. आती है, Yes. और वो दिख रहा है कि डीकपलिंग बोल Yeah. होता नहीं। पता नहीं है। So, इसीलिए इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट समबडी लीवर्स अप। Yeah. कोई लीवर अप नहीं करेगा तो इसमें डिमांड थोड़े टाइम तक वीक रह सकती है। So household is already levered up. So household is levered up or Corporate is not. yeah, corporate is not. Yes. So next phase then has to be corporate balance sheets with a little more leverage, because they've all deleveraged over the years, and banks will be balance. Correct. Correct. But see, इसमें अजय only issue क्या है कि constraint for corporates today is not access to capital. Demand चाहिए. डिमांड चाहिए। तो ये सर्कुलर रेफरेंसिंग एरर हो गया है हमें कि यू नो वो डिमांड के लिए वेट कर रहे हैं, और बिकॉज केपेक्स नहीं करे वो डिमांड को गिरा भी रहे साथ में। यही है क्लासिक केन्स का पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। Yes, paradox of thrift. Very well said. कि इकोनॉमी में अगर 3 एजेंट है और अगर सब सेविंग मोड में चले गए तो कोई सक्सेसफुल नहीं हो, कोई नहीं होगा. क्योंकि किसी एक बंदे की
saving is a loss of income for somebody else. Yeah, you're so right. So that is the whole reason why private capex, जिसकी उम्मीद कब से हम लगा के बैठे हैं कि ठीक होगा, वो आ नहीं रहा. और दूसरा इशू क्या हो गया, इशू या positive or the somewhat side effect of the improved capital allocation focus of corporates is that post COVID, if you look at it, most corporates are very much focused on ROE, ROC and EBITDA margins. मतलब अगर आप आज कॉन कॉल सुनोगे तो Everywhere. ज्यादा Yeah. उस पे आते हैं. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब कॉन कॉल्स पे विजनरी स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होता था कि जैसे लोग बोलते थे कि हम दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी होना चाहते हैं या हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग होना चाहते हैं. आज फोकस आ गया है और मैं बुरा है ये नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छा ही है, बट परहैप्स वो उतना हम उस तरफ टिल्ट कर गए हैं कि उसके कारण स्केल या ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा हो जाता है. तो इसीलिए अगर हम बहुत हाई थ्रेशोल्ड रखेंगे रिटर्न्स के, ROE, ROC एंड कभी कभार शेयर होल्डर्स ही माइट ऑल्सो परहैप्स बी देयर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस. तो उसमें क्या है कि फिर ग्रोथ का भी थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा हम एक्सपेक्टेशंस. समझ गया. दोनों ग्रोथ और ROE नहीं होते. मिक्सेशन लाना बहुत ही मुश्किल है. तो प्रतीक, या कमाल का डिस्कशन रहा है, बहुत मजा आया. मुझे तो 2-3 चीजें नई सीखने मिली. एक, अब मैं मार्जिन की सिक्लिकलिटी भी देखूंगा. दूसरा, ऑब्वियसली 3 वैल्यूएशन देखता हूं, लेकिन अब एसेट वैल्यूएशन में ज्यादा ध्यान दूंगा. और ये जो इन्वेस्टमेंट वाली बात आपने करी है, मैं चाहूंगा कि अगले बार इसमें कुछ लंबी बात हो. करेक्ट. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. या थैंक यू सो मच अजय, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर.